स्टूडेंट जो कॉलेज से जस्ट बाहर निकला है उसको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, ऐसा क्या करे कि नौकरी आसानी से मिल जाए। डिस्कस किया बीबीएस इंजीनियर, प्लानिंग इंजीनियर, अदर टाइप के इंजीनियर्स, तो ये कैसे बना जा हमारा सकता ये है। ड्यूटी बनता है कि उस 4 साल में जब हम लोग अपना क्वालिफिकेशन ले रहे होते हैं, तो उसी दौरान हम तैयारी करते हैं इंटरव्यू का। एक सिविल इंजीनियर का लाइफ कैसा होता है, अगर मैं उसका डेली रूटीन देखना चाहूँ तो कैसा दिखेगा। डिपेंड करता है कि आपके पास व्हाइट कॉलर जॉब है या आप साइट पे रह के काम करते हो। हेलो दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ सिविल इंजीनियर और फेमस यूट्यूबर मिस्टर मुकेश शाह के साथ। मुकेश जी, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार देवेंद्र जी, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप अपने प्लेटफ़ॉर्म पे मुझे आने का मौका दिए और इस यूथ को गाइड करने का एक मौका दिए। अगर मेरी बातों से ये यूथ को थोड़ा भी गाइडेंस मिल पाए, मेरे एक्सपीरियंस से अगर इन लोग को थोड़ा भी कुछ फ़ायदा हो पाए, तो बहुत-बहुत आभारी हूँ। मुकेश जी, इस बातचीत में हम आगे बढ़ें उससे पहले आप अपने बारे में शॉर्ट में व्यूअर्स को बताइए। मेरा नाम सिविल इंजीनियर मुकेश है, आप लोग सभी जानते हो। एक छोटा-सा यूट्यूब चैनल है, लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी करके यूट्यूब पे और भी अदर प्लेटफ़ॉर्म पे है। तो बेसिकली मेरा कुछ इंट्रोडक्शन वैसे मायने नहीं रखता। सिविल इंजीनियर हूँ, बीटेक किया हुआ हूँ, एमटेक भी किया हुआ हूँ आईआईटी फर्म से और जॉब भी कर चुका हूँ। शाहपुर जी ऐसे हो गया, एलएनटी हो गई और भी कुछ डेवलपर्स हैं बड़े-बड़े, उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। साथ में ये सब काम कर ही रहा हूँ और 11 इयर्स का एक्सपीरियंस अभी तक मेरा हो चुका है। अ, बहुत बढ़िया भाई। मुकेश भाई हम्बल हैं, इसलिए कह रहे हैं कि छोटा सा यूट्यूब चैनल है। मुकेश जी हमारे इंडिया में वन ऑफ द टॉप यूट्यूबर्स हैं, इनका 7.5 लाख से बड़ा यूट्यूब चैनल है। तो यार, आज के इस पॉडकास्ट में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं इनसे, कंस्ट्रक्शन फील्ड से जुड़ी, कुछ यूट्यूब के बारे में बात करेंगे। और जो भी आप लोग देख रहे हो, आपको भी ऐसा कुछ शुरू करना है साइड हसल, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो मुकेश भाई, सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेसिक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ी बातों से। एज ए फ्रेशर सिविल इंजीनियर, एक स्टूडेंट जो कॉलेज से जस्ट बाहर निकला है उसको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, ऐसा क्या करे कि नौकरी आसानी से मिल जाए। मतलब ये प्रिपरेशन में भी वो कॉलेज में करके आए या फिर कॉलेज के जस्ट बात करे, क्या चीजें होती है, ऐसा क्या किया था आपने। तो ऐसा मेरा मानना है, जो मैं इस 11 साल में देखा हूँ और समझा हूँ कि हम लोग जो 4 साल में जो हम लोग पढ़ते हैं ना, हमारा जो सिलेबस है, सबसे पहली बात बेसिक चीज़, वो अपडेटेड नहीं है और गवर्नमेंट इसको अपडेट नहीं भी करेगी। इसका एक लिमिटेशन है जो मैं बताना चाहता हूँ। अगर मान लो गवर्नमेंट अपडेट कर देती है, ठीक है? जो हम लोग का डेटा एनालिसिस अभी से 20 साल पहले चल रहा था, वही हम लोग अभी भी पढ़ रहे हैं। वो सारी चीज़ों को अगर गवर्नमेंट अभी इंस्टेंट अपडेट कर देगी, तो उसको कौन पढ़ाएगा? जो टीचर वहाँ बैठे हुए हैं, वो अपडेटेड नहीं है। वो उसी को रगड़-रगड़ के आते जा रहे हैं। तो वो फ्लॉलेसली, वो थॉरोली वो टीचर पढ़ा नहीं पाएगा। इस वजह से गवर्नमेंट उसको चेंज नहीं कर पाती है। ये एक लिमिटेशन है, मैं समझता हूँ। लेकिन हमारा ये ड्यूटी बनता है कि उस 4 साल में जब हम लोग अपना क्वालिफ़िकेशन ले रहे होते हैं, तो उसी दौरान हम तैयारी करते हैं इंटरव्यू का। ताकि जब तक हम लोग अपना 4 साल जब खत्म कर देंगे, 4 साल क्या 3 साल के बाद ही इंटरव्यू हमारी शुरू हो जाती है। तो 3 साल के बाद जब इंटरव्यू में लोग बैठे ना, तो हम लोग फ्रेशर नहीं रहे, स्किल्ड रहे। मैं कभी किसी को फ्रेशर मानता ही नहीं। मैं मानता हूँ एक इंजीनियर या तो वो अनस्किल्ड है या स्किल्ड है। सही बात। अगर वो कुछ नहीं जानता है मतलब अनस्किल्ड है और जानता है मतलब स्किल्ड है। तो आपको स्किल्ड बनना है, फ्रेशर्स का टैग पहन के नहीं घूमना है। तो उस 4 साल के दौरान आप चीज़ों को देखिए। अभी तो यूट्यूब हो गया है, हमारे जब वक़्त में कुछ भी नहीं था। मतलब कुछ भी नहीं था नहीं बोलूँगा, कुछ था मटेरियल हम लोग के लिए, लेकिन बहुत ही लिमिटेड था। कम था। हाँ, लेकिन अभी यूट्यूब पे भर-भर के चीज़ें हैं, भर-भर के। मैं एक चीज़ मानूँगा कि हाँ, सीक्वेंस में नहीं है चीज़ें। वो चीज़ें आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप निकाल-निकाल के इंटरव्यू के बारे में वहाँ से आराम से तैयारी कर सकते हो। तो क्वालिफ़िकेशन लो, बहुत अच्छी बात है, डिप्लोमा करो, बीटेक करो, सब करो, लेकिन साथ में आप जो जॉब में मतलब जो कंपनी आपसे डिमांड करती है ना, उन चीज़ों को सीखते रहें। जैसे ड्राइंग रीडिंग हो गया, एस्टिमेशन हो गया, सब बेसिक चीज़ें हैं, जो आप यूट्यूब से आराम से सीख सकते हैं। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आती है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आती है, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं, जहाँ पे पैसा दे रहा है, वहीं पे जाए और सीखे। सी सही बात बात। है, ये ह्यूमन नेचर है। अगर हमको कोई जाके मैं अगर अपने बच्चे को कहीं पे भेजूँ, रोज फ्री में पढ़ा रहा है वहाँ पे, मैं 2-3 दिन पढ़ाऊँगा, चौथा दिन अगर मुझे कुछ काम हो जाएगा ना, तो बोलेगा छोड़ ना यार, पैसा थोड़ी लग रहा है, चल आज मेरे साथ ही चल।
परसों पढ़ लेना जाकर। लेकिन अगर वहीं पे मैं पैसा दे के वहाँ पे भेज रहा हूँ ना, तो मैं पहले प्रेफ़रेंस उसको दूँगा कि नहीं, वहाँ पैसा लग रहा है, तू जा पहले वहाँ सीख। फ्री की कदर नहीं करूँगा। यही प्रॉब्लम हो जाता है, ये ह्यूमन नेचर है, नॉर्मल है। तो क्वालिफ़िकेशन के साथ-साथ इन चीज़ों को भी सीखते रहिए, जो कि फ्री है यूट्यूब पे। अ, बहुत बढ़िया। इसमें आपने दो इम्पोर्टेंट बातें कवर की। सबसे पहला बात था जो मैं भी बात करना चाहता था, हाईलाइट करना चाहता था, कि जो अभी हमारा कॉलेज का कोर्स है, करिकुलम जिस हिसाब से डिजाइन है, ये काफ़ी आउटडेटेड है। और ये वैलिड भी है कि ये चीज़ें डिजाइन हुई थी आज से 20 साल 25 साल पहले, उसके हिसाब से टीचर्स रेडी हुए। अब वो तुरंत चेंज करेंगे तो पढ़ाएगा कौन? तो वो काफ़ी सही पॉइंट है। तो इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है, हम डिजिटल एरा में रहते हैं, जहाँ पे हमारे पास मिस्टर मुकेश शाह जैसे और बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो अपना प्रैक्टिकल बात एक चैनल यूट्यूब के थ्रू बताते हैं। तो रिसोर्स का, इंफॉर्मेशन का कमी तो नहीं है आज के टाइम पे। जो भी क्यूरियस होगा जाके देख सकता है, सीख सकता है। तो ये एक अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया है। जो व्यूअर्स को, मतलब जो भी कॉलेज में एटलीस्ट, उनको तो समझ लेना चाहिए कि आप पढ़ते पढ़ते चीज़ों को बेसिक्स देख लो, सीख लो। राइट। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं साइट से जुड़ी कुछ बातें। तो एक सिविल इंजीनियर का लाइफ कैसा होता है? अगर मैं उसका डेली रूटीन देखना चाहूँ तो कैसा दिखेगा? ये डिपेंड करता है कि आपके पास व्हाइट कॉलर जॉब है या आप साइट पे रह के काम करते हो। क्योंकि व्हाइट कॉलर जॉब हम लोग को बहुत आसान। हाँ, एक मिनट, आप आसान भाषा में थोड़ा व्हाइट कॉलर जॉब या फिर ब्लू कॉलर जॉब क्या होता है बता दीजिए, बहुत लोगों को आइडिया नहीं होगा इस चीज पे। तो व्हाइट कॉलर जॉब क्या होता है कि जो ऑफिस में डेस्क पे बैठ के काम करते हैं, जनरली देखिएगा जो ऑफिस में काम करते हैं ना, उन लोग का जो ड्रेस कोड रहता है, ज्यादातर वो व्हाइट शर्ट ही पहनते हैं, तो वहीं से वो निकल के आया है, हम लोग बोलते हैं व्हाइट कॉलर जॉब। और ब्लू कॉलर जॉब क्या होता है कि जनरली देखिएगा जो साइट पे जितने भी वर्कर्स वगैरह जो काम करते हैं ना, वो ब्लू कलर का कपड़ा ज्यादा पहनना ये करते हैं। ठीक है, तो वहां से निकल के हम लोग बोलते हैं कि ब्लू कॉलर। तो व्हाइट कॉलर जॉब जो ऑफिस वर्क है, और जो साइट ओरिएंटेड जॉब है उसके लिए हम लोग बोलते हैं ब्लू। तो इस पे डिपेंड करता है। मैं बात जनरली यहाँ पे करने वाला हूँ आप लोगों के लिए ब्लू कॉलर जॉब में, जो साइट पे रह के ज्यादातर काम करते हैं, क्योंकि ऑफिस में रह के काम करना एक लिमिटेड हो जाता है कि कितना ही जॉब है ऑफिस में बैठ के। ज्यादातर जो मैन पावर वर्क करती है वो साइट ओरिएंटेड पे करती है, साइट पे जाके करती है, तो उसको लेके ज्यादा बात करेंगे, ठीक लेके है। ज्यादा बात करेंगे। तो ठीक है। एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर का डे टू डे रोल क्या होता है? सबसे पहले आपको साइट पे जाना है। ठीक है, तो अपना सारा रूटीन देख लीजिए कि दिन भर में क्या होने वाला है। सबसे पहला चीज टूल बॉक्स स्टॉक होता है। ठीक है, टूल बॉक्स स्टॉक होता है जिसमें सेफ्टी के बारे में सब चीज बताया जाता है, जो कि बहुत इंजीनियर क्या सोचते हैं ना कि हम लोग को अटेंड नहीं करना है, वो लेबर लोगों के लिए बना हुआ है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप इंजीनियर हो, आपको पता होना चाहिए वो सब चीजें, और आपको वो अटेंड करना चाहिए। ठीक है, मैं अभी तक अटेंड करता हूँ, सोचो, मैं अभी तक वहां पे खड़ा होकर इस चीज को अटेंड करता हूँ। तो इसका बहुत ज्यादा वैल्यू है। क्या क्या बातें करते हैं टूल बॉक्स टॉक में, शॉर्ट में बताइए थोड़ा। टूल बॉक्स टॉप में यही बताया जाता है कि वेरिएशन ऑफ वर्क रहती है कि आप अगर ये काम कर रहे हो तो आपको कैसे करना है, क्या वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स आपको लेने हैं। ठीक है, अगर आप इतने हाइट पे ज्यादा पे काम कर रहे हो तो आपको इस तरीके से आपको सेफ्टी बेल्ट पहनना पड़ेगा, स्कैप फोल्डिंग का यूज करना पड़ेगा, कहाँ पे सिंगल फोल्डिंग को यूज करना है, कहाँ पे फोर फोल्डिंग को यूज करना है। मतलब सेफ्टी को लेकर, ताकि आपकी जान बच सके। आपकी जान से ज्यादा कुछ नहीं है वहां पे। ठीक है, कंपनी का काम आज नहीं होगा कल होगा, लेकिन जान चला जाएगा तो फिर टाटा बाय बाय। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। उसके बाद एक फ्रेशर जब भी साइट पे जाते हैं तो सबसे पहला चीज जो आपको करना है, अपने पास एक डायरी जरूर रखना है। वो छोटा रखिए, बड़ा रखिए, जैसा रखिए, लेकिन रखना है ही। ठीक है, और मैं ये बात कर रहा हूँ आप एज अ फ्रेशर है तो आप खुद को इंजीनियर मत समझिए, कोई बहुत बड़ा इंजीनियर नहीं हो, अभी आप सीखने आए हुए हो। ठीक है, क्योंकि बहुत कोई का मैं देखता हूँ एक एटीट्यूड कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं एक कारपेंटर के साथ, मैं एक लेबर के साथ क्यों बैठूंगा। मैं अपना अगर एक्सपीरियंस समझाऊं तो मैं, ऐसा होता था कि मैं सुबह निकला, लंच तक नहीं आया, और दिन भर मैं शटरिंग के साथ, जो शटरिंग का जो फोरमैन है उसके साथ ही दिन भर बैठा हुआ हूँ। ऐसा, अगर काम सीखना है ना भाई, तो उसके पास आपको बैठना पड़ेगा, क्योंकि उससे अच्छा काम आपको कोई नहीं सिखा पाएगा, कोई नहीं सिखा पाएगा। वो जो चीज जानता है ना, वो अपनी किताबों में नहीं लिखा हुआ है। समझ गया ना आप, लोड एनालिसिस का डिफ्लेक्शन, हैगिंग शैगिंग ये सब पढ़ के आ गए हो, वो चीज नहीं जानता है, लेकिन वो बता देगा कि एक जैक एक प्रॉप कितना केजी लोड ले सकता है, आप नहीं बता पाओगे। समझ गए, ये सब आप पढ़े हो वो भी नहीं बता पाओगे। मैं बता दे रहा हूँ, उसका वो एक्सपीरियंस है, इसलिए उसके पास जाइए, बैठिए, उसे सीखिए।
वो कहते हैं ना कि एक किल होता है ना, एक किल को ठोकने के लिए भी एक एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। आप ठोक के दिखा दो, किल नहीं ठोक पाओगे, लेकिन वो ठोकेगा। सही बात। आसान सा चीज है ना, एक्सपीरियंस मायने रखता है, इसलिए उसकी एक्सपीरियंस की कद्र कीजिए। वो भी आपको बहुत कद्र करेगा, बहुत कुछ सिखाएगा। ये बहुत सही बात आपने कवर किया। मैंने कई बार इस पे रील्स पे भी बात किया है कि हमें अपने डेजिग्नेशन से बंधा हुआ नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि इंजीनियर हैं तो लेबर से नहीं सीख सकते। जाओ सीखो भाई, उस इंसान ने जिंदगी बिता दी है एक काम करते करते ही, तो आता होगा। और बात करने में क्या बुराई है, सीखा तो किसी से भी जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि साइट पे सेफ्टी और क्वालिटी मेंटेन करने के लिए कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर क्या किया जाता है, प्रोसेस क्या होता है, इस पे थोड़ा हाईलाइट करिए। मैं ये दोनों चीजें इसलिए पिक किया हूँ कि ये कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेफ्टी नहीं होगा तो जानमाल का नुकसान हो सकता है, और अगेन क्वालिटी भी खराब रहा तो भी लॉन्ग टर्म में जाके नुकसान देगा, और वो किसी का लाइफ पे बात आ इसलिए आपके सकती पास है। इतना एक्सपीरियंस है तो समझना चाहूंगा मैं। जी बिल्कुल रविंदर जी, मैं बताना चाहूंगा। सेफ्टी का तो मैंने अभी आपको बताया कि टूल बॉक्स टॉक वो अटेंड करना ही है। एक तरीके से टूल बॉक्स टॉक में जो बातें होती है ना, वो एक तरीके से बोल सकते हो कि गीता में लिखा हुआ सार सब वहां पे बोलते हैं। तो मेंटल रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है वहां पे। एक चीजों को अगर रोज रोज बोलते रहो तो वो दिमाग में बैठने लगती है। वो डेली क्यों होता है, वो 15 मिनट का 10 मिनट का ही टॉक होता है, लेकिन डेली बोलने से ना वो चीजें बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है हमारे लाइफ में। अगर हम कुछ काम ऐसा कर रहे हैं जहाँ पे हम सेफ्टी मेजर को नहीं ले रहे हैं, वो इंस्टेंट वो बात हमारे दिमाग में क्लिक करेगी कि नहीं नहीं वही ऐसा बोला था। और ये एक दिन में नहीं होगा, डेली करना होगा, लेकिन होगा जरूर, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ और हम लोग की लाइफ में होती है ये चीजें। तो सेफ्टी के लिए वो टूल बॉक्स टॉक आपको जरूर अटेंड करना ही करना है, उसमें बहुत कुछ बताई जाती है। और क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी को आप अच्छा कैसे कर सकते हो, इसके लिए क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस टाइप का एक डिपार्टमेंट होता है हमारे कंस्ट्रक्शन में, जहाँ पे एवरी मटेरियल पिन से लेके बड़ा बड़ा चीजें जो भी आए हमारे साइट पे, उसका क्वालिटी टेस्ट होता है, चेकलिस्ट होती है। उसमें सारा चीज लिखा रहता है कि एक अगर दरवाजा का फ्रेम आया तो उसका क्या क्या चीज चेक करना है, अगर विंडो हमारे साइट पे आया तो उसका कैसे कैसे चीजें चेक करनी है। वो इनिशियल टेस्ट है। अगर वो जो मटेरियल हमारे साइट पे आया है उसका क्वालिटी ही अच्छा नहीं है, तो उससे जो चीजें बनेगी उसका क्वालिटी ठीक कैसे होगा। तो क्वालिटी कंट्रोल का सबसे इनिशियल स्टेज है जब साइट पे आपके वहाँ पे मटेरियल डिलीवर हो, तो उसका क्वालिटी आप चेक कीजिए। उसके बाद ही आप उसको काम में लगाइए। उसके बाद काम करने के दौरान तो आपको चेक करना पड़ेगा ही कि हाँ काम सही हो रहा है कि नहीं, उसका क्वालिटी तो आपको देखना ही पड़ेगा। तो मटेरियल क्वालिटी फर्स्ट, उसके बाद आता है वर्क ठीक। क्वालिटी। यहाँ पे एक फॉलोअप क्वेश्चन है मेरा कि क्या साइट इंजीनियर और सेफ्टी इंजीनियर सेम इंसान ही होता है या अलग अलग होता है, या प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वैरी करता है, इस पे थोड़ा बात करिए। नहीं, ये दोनों ही अलग होते हैं। सेफ्टी इंजीनियर पूरा अलग है और जो साइट इंजीनियर है वो पूरा। साइट इंजीनियर का जॉब होता है सुपरविजन से रिलेटेड। आपको काम, आपके साइट पे क्या काम चल रही है, इसको देखना है। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका आपके सामने कोई चीज ऐसी हो रही है जिसमें सेफ्टी का धज्जियां उड़ा रहा है तो आप बोलोगे नहीं, बोलना तो है ही क्योंकि किसी का जान का वहां पे बात आ रहा है। लेकिन साइट इंजीनियर का जॉब जो है वो सुपरविजन को लेके है कि जो काम उसको असाइन किया गया है वो सही से हो रहा है कि नहीं। और एक सेफ्टी इंजीनियर का जॉब क्या होता है कि कोई बंदा कुछ भी काम करे, काम से उसको मतलब नहीं है, लेकिन सेफ्टी वहां पे वायलेट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर कुछ भी एक्सीडेंट आ गया ना तो जो जवाबदेही होती है वो होती है आपकी सेफ्टी सुपरवाइजर की, सेफ्टी इंजीनियर की। यार नॉर्मली इंडिया में ऐसा देखा जाता है कि सेफ्टी इंजीनियर या सेफ्टी ऑफिसर आ रहा है तो ये हमारा काम रुकवाने आ रहा है। कई बार हम हाँ, इंजीनियर सच में ही ट्रीट करते हैं उसको। बिल्कुल बिल्कुल। अ, हम लोग के वहां पे उसको पुलिस बोलते हैं, ये पुलिस आ रहा है, पुलिस आ रहा है, जल्दी सब हेलमेट पहनो, ये करो वो करो। सही बात है भाई। एक और फॉलोअप क्वेश्चन है इसी से कि साइट इंजीनियर और क्वालिटी इंजीनियर, इस पे भी बताइए कि अलग अलग होता है क्या, सेम आदमी दोनों काम देख सकता है, कैसे होता है ये। देख सकता है, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है। मतलब देख, मैं बोलना चाहूंगा कि अगर प्रोजेक्ट छोटा है ना, छोटी कंपनियां होती है, तो वो एक ही बंदे से सारा काम करवाती है। आपसे सुपरविजन भी कराएगी, आपसे क्वालिटी टेस्ट भी करवाएगी, आपसे एग्जीक्यूशन भी करवाएगी, आपसे लेआउट भी करवाएगी, ये सब चीज करवाएगी। लेकिन अब बड़ी कंपनियों में, जैसे मैं सापुर जी की बात करूं, जिसमें जहाँ पे मेरा बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहा है, मैं बहुत मतलब अच्छा मेरा वहां पे समय बीता है, जेएमसी में मेरा बिका है अच्छे से, एलएनटी में बिका है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां है ना, वहां पे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर काम के लिए एक पर्टिकुलर आदमी को ही लगाया जाता है। जैसे कोई बीपीएस इंजीनियर है तो सिर्फ बीपीएस ही करेगा, उसका शटरिंग से कोई मतलब नहीं है,
क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है, लैब से कोई मतलब नहीं है। तो ये कंपनी टू कंपनी वैरी करती है। बड़ी कंपनियां एक आदमी से सब काम नहीं करवाती है, क्योंकि वो लोग क्वालिटी को ज्यादा मैटर कर वहाँ पे तवज्जो देती है। लेकिन छोटी कंपनियों में नहीं होता है, वहाँ पे मैन पावर कम होता है। हो सकता है कि एक आदमी को ये काम भी देखना पड़े, वो काम भी देखना पड़े, वो काम भी। तो लेकिन सीखने के लिए छोटी कंपनियां ज्यादा बेटर रहती है। वहाँ पे आप सारा मैनेजमेंट सीखते हो, सब चीज सीखते हो, हर काम में घुसते हो तो जानोगे वो चीजें। तो सीखने के लिए मिडिल लेवल की जो कंपनी होती है ना, वो ज्यादा बेस्ट होती है। आपके आंसर के बाद मैं यही पॉइंट में भी कवर करना चाहता था कि अगर छोटे कंपनी में हम जाते हैं तो साइंटिस्ट इंजीनियर ही आपका लेआउट डालेगा, क्वालिटी चेक करेगा, सेफ्टी भी देखेगा, बिल भी बनाएगा। तो 1-2 साल के अंदर ही आप कह लो कि वो काफी सारी चीजें सीख जाता है। तो वो अच्छा ही है। बहुत सारा कंप्लेन आता है, मतलब मेरे मैसेज में लोगों का भरा रहता है कि कंपनी बहुत काम करवा रहा है, सारा काम मुझे ही देखना पड़ता है। तो उन लोगों के लिए है पॉइंट कि यार ये अच्छा है आपके लिए। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म वहीं पे रहो या वही चीज करो, पर इनिशियल कॉलेज से निकलने के बाद अगला 3-4 साल तो एक्सटेंडेड लर्निंग ही होता है। मान लो हम कॉलेज में ही सीख रहे हैं, तो ऐसी कंपनियां आई गेस बेस्ट होती है। आपने भी ये हाईलाइट किया। और इसके बाद आपने कुछ कुछ और इंटरेस्टिंग बातें बताई जिस पे मैं डेप्थ पे जाना चाहूंगा। आपने बात किया कि आपने एलएनटी में काम किया, सापुरजी पालनजी में काम किया। तो ये रेपुटेड कंपनीज हैं इंडिया में, और यहाँ बहुत लोग काम एमएनसी करना चाहते हैं। तो थोड़ा हाईलाइट करिए ना कि इस कंपनी में वर्क कल्चर कैसा होता है, किस हिसाब से चीजें चलती है, वहां किसी को जाना है तो कैसे जा सकता है। तो सबसे पहले आप एलएनटी कवर करिए, उसके बाद हम सापुर जी पे आएंगे। बिल्कुल। और ये जो एल&टी, शापूरजी है ना, ये सब एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। क्योंकि इससे पहले ही मैंने एक पॉडकास्ट दिया था, एक चैनल पे पॉडकास्ट अपना किया था, तो वहां पे कुछ बंदों ने कमेंट किया था वहां पे कि ये यूट्यूबर को क्यों ला रहे हैं, कहीं से बड़ी बड़ी कंपनी एमएनसी से लाई है। उनको पता नहीं था कि मैं ऑलरेडी एमएनसी में हूँ। तो ऐसा नहीं सोचना है। और मान लो मैं एमएनसी में नहीं भी रहता, अगर मैं चीजें डिलीवर कर पा रहा हूँ, मतलब मैंने कुछ सीखा है जिनसे। तो बच्चों को ऐसा नहीं होना है कि हम सीखेंगे तो एकदम बड़े कोई महारथी से सीखेंगे। देखो, सीखना सबसे है। हम लोग छोटी छोटी चीजों से सीखते हैं, और छोटी छोटी चीजों को करके ही बड़ा करते हैं। तो सीखना सबसे है। तो सबसे पहला प्रोसेस ये रहता है कि बहुत सारी ये जो बड़ी कंपनियां हैं ना, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जनरली ना के बराबरी करती अच्छा। है। जैसे पहला हो गया फुल कैंपसिंग, कॉलेजेस में, बड़ी बड़ी कॉलेजेस में गई। बहुत को ये क्वेश्चन रहता है कि सर ये बड़ी कंपनियां हमारे कॉलेजेस में नहीं आती है। तो उन्हीं लोग के लिए फुल कैंपसिंग होता है। आप लोग को पता करना है कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां कहाँ आ रही है। वहां पे सब कॉलेजेस जा सकते हैं। आप किस कॉलेज से बिलोंग करते हो, आपका कॉलेज कौन से ग्रेड में आता है, बी ग्रेड में है, सी ग्रेड में है, डजेंट मैटर। आप जाके वहां पे अटेंड कर सकते हो, अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो। ठीक है, तो वो फुल कैंपस आप पता करते रहिए कहाँ पे रहता है, वहां से आपका सिलेक्शन हो सकता है। और पेपर में वगैरह देखते रहिए, पेपर में भी निकलती है। ठीक है। 3 राउंड होता है जनरली। सबसे पहला होता है आपका प्रीलिमिनरी प्रीलिम्स राउंड होता है, जो कि आपका ये यहाँ पे आदमियों को छांटना है। क्योंकि मान लो एक इंटरव्यू में 1,000 बच्चे आ गए। अब उन लोगों के पास तो लिमिटेड समय है। अब उस समय में, उतनी समय में 1,000 बच्चों का इंटरव्यू कैसे लेंगे? नहीं ले पाएंगे ना। तो वो लोग एक प्रीलिम्स टाइप का छोटा सा एक एलिमिनेशन राउंड रख देंगे। मतलब 25-40 क्वेश्चन वहां पे रहेगा, एमसीक्यू टाइप का, वो कर देंगे। अब वहां से वो छाट के 200 क्वेश्चन, 200 बच्चों पे ले आएंगे। वहीं पे छट गया 800 बच्चा। वो अपने प्रोसेस को आसान कर दिए वहां पे कि 200 बच्चे ही मुझे अब इंटरव्यू। अब उसके बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू अगर क्लियर हो जाता है तो उसको जीडी राउंड क्लियर होता है, तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है एचआर के साथ, यहाँ पे पैसों की लेन देन की बात हो जाती है। उसके बाद फाइनल। तो यही प्रोसेस मैंने इसमें भी देखा है, शाकुंची में भी देखा है। शाकुंची में भी सेम प्रोसेस ही होता है। तो ये सब जो है, ये लगभग देखा जाए आपका पहला जो इंटरव्यू रहेगा, उस सब में आपको ये सब चीजें देखनी पड़ेगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपकी जो राउंड जो है, इंटरव्यू की जो राउंड है ना, वो छोटी होती चली जाएगी। तब आपको वो एलिमिनेशन राउंड नहीं देना पड़ेगा। डायरेक्ट आप इंटरव्यू बैठिए, एचआर राउंड में जाइए, सिलेक्शन हो गया, अगर आप कंपनी के टर्म्स में फिट बैठते हो। तो ये सब प्रोसेस है, आपको आंख खुला रखना है। एलएनटी में कितना साल काम किया था आपने? मैंने 3.5 साल के आसपास। अच्छा। तो अभी भी पढ़ा वर्क हुआ हूँ मैं एल&टी से। वहां पे कुछ होती है जो प्लानिंग वगैरह का होता है ना, आप पार्ट टाइम कर सकते अच्छा अच्छा। हैं, पार्ट टाइम आप सबमिट कर सकते और एक तो थोड़ा सा कल्चर पे बात करिएगा कि वर्क कल्चर कैसा है, सीखने के हिसाब से कितना बेहतर है, क्या क्या चीजें होती है, बताइए हैं। थोड़ा। सीखने के हिसाब से एल&टी बहुत अच्छी है। और वर्क कल्चर, देखो मैं पॉजिटिव वे में बताऊँ कि वर्क कल्चर कैसा है। बहुत कोई बोलेंगे कि बहुत काम करा रहा है तो ये खराब है।
लेकिन मैं इसको अच्छा लेता हूँ। आपको पहले ये देखना है कि जो वर्क कल्चर वहाँ पे है ना, वो आपका मेंटली वर्क प्रेशर है या आपको कोई मतलब ईगो में आके कुछ ऐसा आपके संग कर रहा है। ठीक है? ये नहीं होना चाहिए। आपको पहले ये देख लो कि मेंटल वर्क प्रेशर है ना, तो वो अच्छा है। ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी अच्छा है। और एल-एन-टी शाकोची ना अपने एम्प्लॉयी का, ज़्यादातर एल-एन-टी की बात करूँ, अपने एम्प्लॉयी का बहुत ध्यान रखती है। बहुत ध्यान रखती है। आपको आपके फैमिली का कोई टेंशन नहीं लेना है, सब एल-एन-टी करेगी, सब चीज़। आप उनके कंपनी, थोड़ा बताइए ना, मतलब फैमिली में जैसे क्या मैं सपोर्ट जिस लेवल करती पे आ चुका हूँ, मेरे में क्या है कि अगर मान लो मेरा बच्चा स्कूल गया है, ठीक है? मतलब मेरी मिसेज़ कहीं और चली गई, जैसे मायके चली गई, तो उसका स्कूल तो यहाँ पे चलता रहेगा। मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मैं तो जाके नहीं ला पाऊंगा ना। कंपनी गाड़ी भेज देगी बच्चा को लाने के लिए। यहाँ तक इतना सारा बेनिफिट मिलता है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल बोला, और भी बहुत कुछ है। और भी आप धीरे धीरे, जैसे थे वहाँ पे M2 लेवल, EM2 लेवल मैनेजर का, ऐसे अलग अलग पोस्ट होता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, आपके बास्केट में अलग अलग चीजें आती जाएंगी। आपको ये से बेनिफिट मिलता जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं। आप काम अच्छा करो ना, आपको साल के लास्ट में एक इंसेंटिव मिलती है, परफॉर्मेंस पे रिलेटेड एक बोनस मिलता है। ये सब मिलती है और ये सब आपको बूस्ट करता है काम है? करने के लिए। अगर इस टाइप का वहाँ पे चैलेंजेस आपको मिलता है तो वो अच्छा है। लेकिन बहुत जगह ऐसा भी होता है, जैसे मैंने कंपनी का नाम लेना नहीं चाहूंगा, मैं बोला ही हूँ कि मैं एक डिपार्टमेंट में था वहाँ। तो वहाँ पे क्या होता था कि अगर आप कुछ चीजें ज्यादा करोगे तो वहाँ पे लोग को लगता है कि आप दिखा रहे हो। जैसे मैं, प्रेशर था, मैं क्या करता था कि मुझे ये काम दिया गया है तो मैं ये काम तो करता ही था। मैं दूसरे सीनियर के साथ रह के मैं सब चीजों में भी घुसता था, बिलिंग में भी घुसता था, टेंडरिंग में घुसने की कोशिश करता था। तो मैं जिस सीनियर के अंडर में था ना, उसको लगता था कि ये ज्यादा दिखा रहा है। लेकिन मैं सीखने का इच्छुक था कि मैं चलो सीख लेता हूँ, ये काम तो कर ही लिया हूँ, वहां जाके वो सीख लो। तो वहां पे थोड़ा सा ईगो वाला आ गया। वो सीनियर मुझसे जुड़ा ज्यादा बदतमीजी वगैरह मुझसे बोलता था, डायरेक्ट मुंह पे तो नहीं बोलेगा, लेकिन काम के लो लेकर एक काम कर चुका हूँ। मान लो मैं 11 तला 12 तला पे कास्टिंग चल रही है, तो उस वक्त में मैं सब चीज चेक करके चलाया, मुझे फिर भेज दिया शाम को 6 बजे। एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे। और उसमें लिफ्ट हो सकता है कभी खराब हो गया हमारा, तो पैदल जाना आना ऐसा हो चुका है। तो देखो, अगर काम से रिलेटेड अगर कोई वर्क कल्चर वहाँ पे है तो वो अच्छा है आपके लिए, वो हेल्दी वर्क कल्चर है। तो एल-एन-टी में ये बेस्ट है, मैं बोलूँ एल-एन-टी में बहुत ज्यादा बेस्ट है। यार ये चीज से मैं भी रिलेट कर पा रहा हूँ। एक्चुअली मेरे साइड पे एक बार क्या हुआ था, मैं गुजरात के एक बड़े प्रोजेक्ट पे था। 1,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, तो तभी मैं काफी नया नया गया था साइट पे, और बाकी लोग सीनियर्स थे, मतलब 10 साल एक्सपीरियंस, 12 साल एक्सपीरियंस, और 10 फ्लोर पे कास्टिंग हो रही थी। अब मुझे बार बार ऊपर भेज दे, मैं देख वेख के आया हूँ, चेक किया, उसको कोई कॉल आया मुझे भेज दे। तो एक दिन ना मुझसे बहस ही हो गई, मैं इरिटेट हो गया उस चीज को लेके, सारा चीज को सही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, वो मतलब तंग करने के मोटिव से मुझे भेज रहा था। तो वैसा हो। लिटरली मैं परेशान हो गया, बहस हो गया सब लोगों के सामने। फिर कुछ लोग मुझे ले गए साइड की, नहीं यार सीनियर है ये हो। पर ठीक है, बाद में मैंने भी उनसे बोला होता है सर, कोई बात नहीं। तो कई बार हाँ बिल्कुल ये चीज होगा। रिलेट कर पाए। 11 फ्लोर भेज दो, ये बहुत बड़ा यार। आप समझ के देखो कि 11 फ्लोर सीढ़ी से चढ़ के जाना है, पैदल पैदल, और दिन में 4 बार कर लो, थक जाएगा आदमी। और मैं बहुत बड़ा चीज बोलना चाहूंगा कि मैं अपने लाइफ में ना जो भी सीखा है, जो भी, उसमें इंजीनियर का हाथ अच्छा। नहीं है। एक सुपरवाइजर थे मेरे लाइफ में, आनंद सिंह करके, आनंद कुंवर सिंह। और वो बंदा इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काम किया है ना, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट में कि अच्छे अच्छे इंजीनियर की छक्के छोड़ा। मैं सारा चीज उन्हीं से सीखा। वो सुपरवाइजर थे, सोचिए, उसके पास कोई डिग्री नहीं है, बस वो डिग्री ही नहीं है, लेकिन एक इंजीनियर से बहुत ज्यादा जानता है, बहुत ज्यादा। तो जो सुपरवाइजर है, इंडिया में कौन सी कंपनी एक सुपरवाइजर को 80+ में पे करती है जिसके पास डिग्री नहीं है? उनके पास 80+ है और एक्सपीरियंस कितना है? 17 साल से। मौका मिले आपके थ्रू मैं उनसे कभी बात करना चाहूंगा, इंटरेस्टेड रहेंगे तो उनको यहाँ भी लेके आऊंगा, ताकि और जो लोग देख रहे हैं उनको पता चले कि यार नहीं, बहुत सारी चीज ऐसे भी होती है जहाँ पे लोग बिना डिग्री के भी इम्पैक्ट ऐड कर सकते हैं, जो आप शुरू से कह रहे हैं कि किसी से भी सीख सकते हो आप। तो कभी देखते हैं, मौका मिले तो उनसे बात करता हूँ। इसी से फॉलो अप क्वेश्चंस और हैं मेरे माइंड में कुछ। आपने इस डिस्कसिंग के दौरान बहुत सारा चीज डिस्कस किया, बीबीएस इंजीनियर, प्लानिंग इंजीनियर, अदर टाइप के इंजीनियर्स, तो ये कैसे बना जा सकता है? मतलब जब बच्चा कॉलेज से निकलता है तभी ही वो प्लान करके निकले कि मैं प्लानिंग में जाऊंगा या बिलिंग में जाऊंगा या बीबीएस करूंगा, चीजें कैसे वर्कआउट होती है? या फिर ऐसा होता है कि एक बार
साइट पे एक्सपीरियंस मिल गया उसे, साल 2 साल का, और फिर वहां से एक फील्ड वो खुद चुनता है और प्रमोट हो जाता है। सबसे पहला चीज तो अपना खुद का पर्सनल इंटरेस्ट भी है कि जब आप कॉलेजेस के दौरान में जब पढ़ रहे होते हो तो ये सब सब्जेक्ट रहती है वहाँ पे। एस्टिमेशन हमारी रहती है, कौन की टेक्नोलॉजी हमारी वहाँ पे रहती है, ड्राइंग का भी रहता है। तो वहाँ पे ही आप एक बार इवैल्यूएट तो कर सकते हो कि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट किसमें है, ताकि खुद को आप तैयारी करो उसी के लाइन में। और ये तो है ही कि आपका पहला जॉब जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर, क्योंकि उस वक्त कंपनी की ये डिमांड नहीं होती है कि मेरा ये प्रोजेक्ट चल रहा है, चलो हमको सिर्फ यहाँ पे बीबीएस इंजीनियर ही उठाना है। वो जानता है कि ये सब चीज पढ़ के आया है, इसको मैं जिस चीज में डालूंगा उसमें ग्रूम कर लेगा। तो पहला जॉब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे जैसे कॉलेज में आप जब जैसे आप साइट पे जाते हो वहां पे आप फिर देखिए कि आप क्या चीज समझ में आ रही है। जरूरी नहीं है कि हर बंदे को हर चीज समझ में आए। हाँ, स्पेशलाइज्ड हो गए तो ज्यादा अच्छा रहता है मेरे हिसाब से। बड़ी कंपनी में जाने का मौका ना बहुत ज्यादा मिलता है। अगर आप बीबीएस में ही कर रहे हो तो ज्यादा अच्छा, बीबीएस में एकदम थॉरोली थोड़ा थोड़ा चीज चीज जो है वो समझो, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी में बहुत बड़ा बड़ा पैकेज आता है जो स्पेशलाइज्ड एक चीज में रहता है लंबे समय तक। ठीक है, ये नहीं कि सब चीजें जाने, ऐसा जरूरी नहीं है करना। अगर आप स्पेशलाइज्ड रहोगे तो बहुत अच्छा रहता है। और सभी अच्छे हैं यार, डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छा है, टेक्नोलॉजी भी अच्छा है। चीजें क्या है ना कि मैं एक चीज यहाँ पे देखा हूँ, क्या करते हैं बच्चे कि जब इंटरव्यू में जाते हैं, मान लो आप एक जॉब निकाली है, ठीक है, एक जॉब निकाली है, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन सबसे पहले आप पढ़िए कि वो किस काम के लिए बच्चों को लेने वाली है। ठीक है, आप भले आप बीबीएस इंजीनियर हो लेकिन आपको बहुत ज्यादा जॉब की जरूरत है वहाँ पे, एस्टिमेशन की जो रिक्वायरमेंट है। तो पहले आप जॉब रोल से समझ गए कि हाँ इस प्रोजेक्ट में इस काम के लिए इंजीनियर चाहिए, एलएनडी को। तो आपको अपना सीवी ना उसी हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा। आप लिखते हो उसमें कि मुझे बीबीएस आता है, एस्टिमेशन आता है, कौन सी टेक्नोलॉजी आता है। आप वहां पे जो डेस्क पे बैठा है ना उसके पास इतना समय नहीं है कि वो आपका सब एस्टिमेट आपका वो भरेगा। समझ में आ गया? तो ये चीज आपको हाईलाइट कर देनी है, वो चीजें जो उसको चाहिए अभी रिक्वायरमेंट में, ऊपर के 3-4 लाइन में ही। और जब भी आप बड़ी कंपनी में जाओगे ना वो लोग अपना एक फॉर्म फिलअप कराते हैं, साथ में आपका जो ये है ना सीवी वो अटैच करवाएंगे, क्योंकि वो सीवी नहीं पढ़ेंगे आपका जाना, वो एक फॉर्म बनाएंगे जिसमें आपका जो इंटरेस्ट है वो सब देख लेंगे। तो इंटरेस्ट में वहां पे वही चीज भरना है जो उनका जॉब डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। समझ में आ गया? तो उनको मैच कर जाएगा कि हाँ हमें यही बंदा तो चाहिए। अब आपको एक मौका मिल गया इंटरव्यू। तो ये चीजें ध्यान देनी है, ये सब छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो आपको इंटरव्यू के टेबल पे ले जाएगी डायरेक्ट। समझ में आ गया? बहुत कोई तो इंटरव्यू गेट तक भी नहीं पहुंचते हैं, वो फॉर्म में क्या लिखे है ना वहीं से चढ़ जाते हैं, भले आप बहुत कुछ जानते हो। तो ये सब चीजें ध्यान रखिए, ये सब चीजें हम लोग देख के आते हैं तो हमको पता है कि हाँ ऐसा होता है। एक और चीज है, आपका पर्सनल सवाल, मतलब आपका पर्सनल इंटरेस्ट मैं जानना चाहूंगा, आपको कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा लगता है? आप। मुझे बीबीएस का पार्ट जो है बहुत अच्छा लगता है, बीबीएस और एस्टिमेशन ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज जो एडवांस लेवल में बात करूँ तो टेंडरिंग का पार्ट और प्लानिंग का पार्ट। ठीक है, क्योंकि बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होता है। अगर आपको हाई पोस्ट पे जाना है ना तो प्लानिंग करनी ही है। जो हाई पोस्ट पे बैठा हुआ है जो आपका मैनेजर, वो क्या कर रहा है दिन भर? इसको वो काम दे रहा है, इसको वो काम दे रहा है, वो एमएसपी पे ट्रैक ट्रैक कर रहा है, फिर P6 प्राइमवेरा पे सब चीज ट्रैक कर रहा है। वो क्या कर रहा है? कामों को ट्रैक कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, डिजाइन कर रहा है। वो होता है प्लानिंग, जो बड़े लेवल पे जाके ही करना है। तो अगर आपको हाई पोस्ट पे जाना है ना, बड़ा छलांग लगाना है, प्लानिंग आपको सीखनी मतलब पड़ेगी। ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में नहीं है, हर जगह है कि ज्यादा पैसा वही कमा पा रहा है जो चीजों को किसी और से करवा पाता है। करने वाले तो बहुत लोग मिल जाएंगे, जैसे आपने बताया कि जो प्लान बना रहा है वैसे 1,000 इंजीनियर मिल जाएंगे, पर जो उसको एनालाइज करके बता रहा है ये बनाओ ये करो ऐसे करो, वैसे लोग ही पैसा भी बनाते हैं और ऊपर भी पहुंचते हैं। तो ये हर जगह मैंने देखा है। अ, ठीक है, इसके बाद मैं एक काफी इम्पोर्टेंट मुद्दा पे आता हूँ जो बहुत कॉमन कंसर्न है, तो उस पे आपका विचार समझना चाहूंगा, सॉल्यूशन चाहूंगा। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं, पेजेस हैं, वहां पे नहीं कुछ तो डेली 10, 20, 50, 100 मैसेज भी आते हैं कि सर जॉब नहीं है, जॉब कैसे मिलेगा, रेफरल दे दो, इंटर्नशिप दिला दो। अब एक इंडिविजुअल क्या ही कर सकता है, कितने लोगों को हेल्प कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा मैं 2 लोगों को करा दूंगा, 3 को करा दूंगा, वो भी बड़ी बात है। तो बेसिक अप्रोच क्या होना चाहिए, कैसे ढूंढे? और ये सच्चाई है कि आज के डेट में थोड़ा फ्रेशर के लिए दिक्कत तो है जॉब लेना, राइट? तो बेस्ट वे क्या है टैकल करने का, सजेशन क्या देंगे आप उन बच्चों को? देखिए, फ्रेशर जो है वो जॉब ढूंढ रहे हैं लेकिन खुद को स्किल नहीं कर रहे हैं।
ये बहुत बड़ा मिशन है। अगर मैं इंटरव्यू लेने बैठूंगा 10 बच्चों का, तो शायद ही एक बच्चा उसमें पास करेगा। लेकिन जॉब 10 को चाहिए। कंपनी थोड़ी बैठी है कि पैसा फेंक देंगे आपके ऊपर, आपको जॉब दिला के बैठा देंगे। उसको तो काम चाहिए ना। वो चीजें मेरे को सीखनी है। जब तक आप सीखोगे नहीं, ये बात शोभा ही नहीं देता मुझ पे कि सर मुझे जॉब दिला दो। आपने 4 साल पापा का पैसा खर्चा करके इंटरव्यू क्वालिफिकेशन लिया, उसके बाद आप जॉब मांग रहे हो, जॉब दिला दो। ऐसा बोलने से अच्छा है आप इंजीनियरिंग ना किए रहते। तो सबसे पहले आप खुद पे वर्क कीजिए। अब मैं बात करता हूँ उन लोगों के लिए जो वर्क करते हैं खुद पे। ऐसा एक होता है पॉइंट सिचुएशन कि हाँ सच में जॉब एक नहीं एक नहीं मिल पॉइंट रही है है। मुकेश भाई कि लोग कहते हैं कि सिविल में इंटरव्यू होता ही नहीं है, अधिकतर नौकरी रेफरल से लग जाता है, मामा का लड़का, फूफा का लड़का, दोस्त का लड़का, वैसे ही लोग लगवा देते हैं। तो कैसे वो लोग क्या करेंगे यहाँ पे? हाँ, ऐसा ये बात एकदम गलत नहीं है, मैं इसको एकदम डिनाई नहीं करूंगा, बिल्कुल बात सही है कि जहाँ पे जान पहचान होता है ना, वहां पे होता है ये चीजें। और मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें मैंने टॉप 10 तरीका बताया था कि टॉप 10 वेज क्या है जॉब को सर्च करने के। उसमें एक पॉइंट मैंने ये कवर किया है। और इसलिए आपको कनेक्शन अच्छा बनाना चाहिए। अगर आपको कोई बोलता है कि सर सर जॉब दिला दीजिए, आप क्या उसको जॉब दिलाएंगे? नहीं दिलाएंगे, क्योंकि अगर आप उसके बारे में जानते नहीं हो, पहली बात कि वो अच्छा है कि नहीं अच्छा है। मान लो आप रिकमेंड करके उसको जॉब दिला भी देते हो, तो मान लो वो 1 महीने में छोड़ के चला गया। अब वहां पे उस कंपनी में वैल्यू डाउन किसका हुआ? वो जो छोड़ के चला जिसने गया रेफर उसका किया डाउन था हुआ, क्या उसका आपका हुआ, डाउन? डाउन हुआ, क्या उसका आपका हुआ। डाउन? हाँ, जो रेफर किया था उसका वैल्यू वहां पे डाउन हो गया ना। उसके बाद वो किसी अच्छे बंदे के ऊपर वहां पे जो सच में अच्छा है, उसको अगर वहां पे रेफर करेगा तो नहीं, कंपनी उस बात पे ट्रस्ट नहीं करेगी। ट्रस्ट इश्यू आ गया यहाँ पे। इसलिए मैंने वीडियो में 10 तरीका बताया है कि फ्रेशर मैं जॉब को इस कैसे वीडियो ग्रैब में करते हैं। उसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग देख लेना कि कैसे सर ने क्या क्या बताया, आप लोगों को हेल्प। बहुत ज्यादा हेल्प होगा। मैं 10 तरीका बताया है, उस तरीके से आप जॉब को सर्च कीजिए, बहुत हेल्प मिलेगा। हाँ, आपको लेकिन मैं स्किल्ड होना होगा। आपने जो भी बताया उससे मैं एक चीज एनालाइज कर पाया, ये एक चीज निकाल पाया कि जॉब इश्यूज तो हैं, वो प्रॉब्लम है जो शायद एक या दो लोग मिलकर बहुत हद तक नहीं सॉल्व कर सकते हैं, वो टाइम इवॉल्व होगा, इंडस्ट्री चेंज हो रही हो जाएगा सॉल्व। दूसरा पॉइंट कि लोग स्किल्ड भी नहीं है और ये बात मानने को रेडी नहीं है कि मुझे चीजें नहीं आती है उतना अच्छा से। राइट, ये एक कंसर्न आपने एक हाईलाइट किया। तो आपको क्या लगता है कि लोग ये समझ जाएंगे कि मुझे नहीं आता है तो चीजें सॉल्व हो जाएगी, मतलब वो फिर सीखने को जाएंगे उस चीज को, 2 महीने 4 महीने में सीख जाएंगे तो फिर जॉब मिल सकता है, राइट? बिल्कुल। लेकिन जो बोलते हैं ना कि मुझे पता है, मुझे जॉब दिला दीजिए, वो जरूर इंटरव्यू दिया है बहुत जगह, और वो उसे नहीं मिली है। उसको पता है कि मैं कितने पानी में हूँ। ये सब बातें फैक्ट है। जो आदमी बोलता है ना, उसको पता है कि मैं कितने पानी में हूँ, इंटरव्यू जाके दिया भी है, वो फेल हुआ है। ये 100% है। पता नहीं इस सब बातों पे मुझे कितना हेट मिलने वाला है, लेकिन ये सब इंडस्ट्री की सच्चाई है, क्योंकि हम लोग अब टेबल के इस एंड पे नहीं है, हम लोग उस एंड पे बैठे हैं, वहां से समझ के इन सब चीजों को देखते हैं। दूसरी बात, बच्चे बोलते हैं कि जॉब नहीं है हमारे सिविल इंजीनियरिंग में। ये बात एकदम गलत है। मैं अपने चैनल पे कुछ समय तक डेली 2 साल तक डेली जॉब डालता था, और मुझे डेली जॉब के लिए वीडियो कहाँ से मिल जाता था? हर कंपनी कहीं ना कहीं निकाल हाँ, रही सही थी, बात है। तभी ना मिल रहा है मुझे। जॉब है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आपको सही प्रैक्टिस करनी होगी, सही जगह से आपको रिसोर्स को लेना होगा कि कहाँ जॉब है। पता ही नहीं रहता है हम लोग को जॉब कहाँ निकला हुआ है, कहाँ पे इंटरव्यू चल रही है, कुछ पता नहीं रहता। और जॉब है। बेसिक ये है कि जैसे कल ही मैं लाइव कर रहा था इंस्टा के ऊपर, तो लोग मैसेज कहाँ कर रहे हैं मुझे, इंस्टाग्राम के ऊपर कर रहे हैं। भाई इंस्टाग्राम एंटरटेनमेंट प्रोफाइल है, वहाँ लोग रील्स देखने बैठे हैं, आप लिंक्डइन पे कनेक्शन बना लो जहाँ सीनियर्स बैठे हैं। मैंने ये बात बताया लोगों को, और कई लोगों को तो पहले लिंक्डइन क्या है नहीं पता है, दूसरा चीज कैसे प्रोफाइल बनाना है, इतनी बेसिक चीज नहीं पता है। तो ये बात एक्सेप्ट करने में हमें शर्म नहीं करना चाहिए कि एज ए सिविल इंजीनियर अभी हम बहुत पीछे हैं एज कम्पेयर टू अदर ब्रांच इंजीनियर, वो लोग थोड़ा बेटर स्किल्ड होते हैं। अब इसका क्या रीजन है नहीं मालूम, फिगर आउट करना चाहिए हमें। इस डिस्कशन के दूसरे पार्ट पे बढ़ते हैं। तो जो भी जब हम पढ़ रहे होते हैं कॉलेज में या कोई जॉब कर रहा होता है, तो सबके मन में कहीं ना कहीं इच्छा होता है कि जॉब के अलावा भी मेरे पास कोई एक ऐसा तरीका हो जहां से मैं पैसे बना पाऊँ। मतलब शॉर्ट वर्ड में कहो तो साइड हसल। साइड हसल सबके माइंड में चलता है, कोई वेबसाइट बनाने जाता है, कोई कुछ और कर लेता है, कोई यूट्यूब बना लेता है आपके जैसा। तो इस जर्नी पे बात करिए, अपना यूट्यूब जर्नी पे थोड़ा सा बात करिए, कैसा रहा, कैसे आपने सोचा था और आप यहाँ तक पहुंचे कैसे। मैं जैसे देखूं या कोई और देखे तो वो जर्नी पता नहीं है, लोगों को लगता है यार वो आसान तो है, पर उसके पीछे का स्ट्रगल आपको ही पता होगा कि कैसे चीजें हुई। और कैसे मैनेज किया जॉब के साथ ये दो चीजें बहुत मुश्किल है।
तो जब मैं जॉब स्टार्ट किया था, मेरी जो जॉब थी वो लगभग 3 सेमेस्टर 3 साल बीत गया था, 3 महीना और हो चुका था। 3 साल 3 महीने में मेरे पास जॉब था। तो उस वक़्त मैं जब जॉब जॉइन किया ना, उस वक़्त मुझे इतना दिक्कत आवे कि मैं क्या बोलूँ। बहुत दिक्कत आ तो मैं सोचा कि जब मुझे इतनी दिक्कत आती है, मैं जब इतना कुछ पढ़ के आया हूँ, मुझे दिक्कत आती है, तो आने वाले समय में क्या होने वाला है ऐसा जब ट्रेंड आएगा तो। तो मैं सोचा कि मैं जो छोटी-छोटी चीज़ें सीखूँगा ना, वो मैं फ़ेसबुक पे यूट्यूब पे डालता और मैं ऑनेस्टली मैं बताऊँ ना, मुझे उस वक़्त नहीं पता था कि यूट्यूब पे पैसा मिलता है। मैं एक चीज़ सोच के ये किया था कि अगर मैं मर जाऊँगा तो यूट्यूब पे वो वीडियो मेरा रहेगा और कहीं न कहीं वो देखेंगे मुझे उस वक़्त कि याद भी रखेंगे कि हाँ, मैंने मुकेश सर से ये चीज़ सीखा था। बस जस्ट चीज़ के लिए ये चीज़ बनाया था। मेरे पापा बोलते हैं कि जीकर क्या करोगे जब अमर ही ना बन सको? ये बात हमेशा मेरे पापा के मुँह पे रहता है। कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग तुम्हें याद रखें। यही सोच के मैंने वो चालू किया था। उसके बाद धीरे-धीरे मुझे नहीं पता था कि कब ये बड़ा बन जाएगा और बहुत कोई सोचते हैं कि मैं यूट्यूब से बहुत ज़्यादा अर्न करता हूँ, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है। कुछ ऐसा नहीं क्योंकि मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ यूट्यूब पे क्योंकि हम लोग का वर्क शेड्यूल जो रहता है, वो सिविल इंजीनियर में बोलते हैं ना कि जाने का समय होता है, आने का समय नहीं होता है। कब आएँ कोई ठीक नहीं है। तो वो थोड़ा प्रॉब्लम होती है। हर संडे मैं लाइव आता था, वो भी अभी थोड़ा दिल्ली से बंद हो चुका है, क्योंकि ट्रैवलिंग हो जाती है। तो ये है। तो यही सोच के मैंने चालू किया था कि मैं जो भी चीज़ें सीखूँ, छोटी-छोटी चीज़ें वहाँ पे डालता जाऊँ ताकि आने वाले भविष्य में जो बच्चे हैं, उन लोग को दिक्कत और अभी अगर कोई चाहता है कि यूट्यूब स्टार्ट करो, तो करो। बहुत कोई सोचते हैं कि सब कुछ छोड़-छाड़ के करते हैं, बहुत पैसा है इसमें, बहुत पैसा है, लेकिन नहीं ऐसा गलती से भी नहीं। और खासकर एजुकेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे तो गलती से भी मत करना, क्योंकि एजुकेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे ना इतना पे नहीं है यूट्यूब पे। बहुत बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही लिमिटेड। तो साथ में काम करते रहिए, उसके साथ ये करते रहिए। ग्रो हो जाएगा तो वो फ्यूचर में देखेंगे, लेकिन अभी कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है। हम लोग जब स्टार्ट किए थे उस समय कॉम्पिटिशन उतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि कितने ही लोग थे उसमें। लेकिन अभी गली-गली में यूट्यूबर है, गली-गली में। तो अभी कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है। तो गलती से ही मत सोचना कि यूट्यूब चालू ये करके जॉब हाँ, छोड़ दें। नहीं, कभी ये नहीं। थॉट प्रोसेस तो रहता है लोगों को, भाई मुकेश भाई बना दिए, पैसा छाप रहे होंगे, क्योंकि ना हम भी बनाते हैं, जॉब छोड़ते हैं, 6 महीने में चीज़ें बन जाएगी, पैसे आएंगे। पर नहीं भाई, ऐसा तो नहीं होता है। इसीलिए इनसे ये सवाल पूछा, क्योंकि उनका पिन पॉइंट उनको ही पता है कि वो जो हम बाहर से 7 लाख 8 लाख लोग देखते हैं, वो तो हम आज देख रहे हैं, पर मे बी उसके उसके पीछे उन्होंने 5 साल लगाया हो, 7 साल लगाया हो, ये उनको ही मालूम है, राइट? तो इस पॉडकास्ट का लास्ट क्वेश्चन है मेरा, जो बहुत सारे लोगों को दिमाग में रहता है। एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर को कितना सैलरी मिलता है इनिशियली, या कितना मिलना चाहिए? अभी जो कॉमन चीज होता है, लोग कहते हैं 10,000 रुपये मिल रहा है, 12,000 मिल रहा है, एक लेबर से कम तनख्वाह है मेरी। तो कैसे देखे इसको? ऐसे जो ये सैलरी का जो स्केल है ना, ये इसका बात कोई मैच नहीं कर सकता है। ये कोई ठीक नहीं है। हमारे टाइम पे अगर बात करें तो उसमें 10,000 भी मिल जाता था तो हम लोग खुशी से झूम उठते थे कि अरे भाई उसका 10,000 का पैकेज लग गया, 15,000 का मिल गया। लेकिन अभी मैं एक एवरेज बात करूँ होना कितना चाहिए, लेकिन एक कंडीशन है, आप स्किल्ड हो तो जाकर, कंपनी की डिमांड पूरा कर रहे हो तो जाकर 20 से 25,000 के बीच में मिल जाती है आसानी से। वैसे लोकेशन भी ये वैरी करती है कि आप कैसे सिटी में रहते हो। जैसे बैंगलोर में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, नोएडा में रहते हो, तो वहाँ पे खर्चा भी आपका है। ये चीज़ जानती है, तो वहाँ पे स्किल आपको थोड़ा हाई भी हो जाता है। वहीं अगर आप वेस्ट बंगाल, कोलकाता में रहते हो, तो यहाँ पे उतना महँगाई नहीं है। थोड़ा कम खर्चे में आपका वहाँ पे सस्टेन हो जाता है। तो वहाँ पे थोड़ा जो स्केल है ना कंपनी का वो थोड़ा डाउन हो। तो 20,000 से 25,000 के बीच में एक और फ्रेशर को मिलता है सैलरी एप्लीकेबल। के अलावा तो रहना खाना गाड़ी वाड़ी भी होती है ना? वो कंपनी टू कंपनी वैरी करती है, कोई देती है कोई नहीं भी देती है। इनिशियल स्टेट में तो गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं मिलेगा आपको। हो सकता है कि फूडिंग ही दे दे, लॉजिंग दे दे, अच्छा। फूडिंग आपको अवॉइड आप करना पड़े, ऐसा बताइए, हो आपका सकता है। पहला सैलरी कितना था जब आपने ज्वाइन किया था तब? अरे मेरा जो बहुत पहला सही, सैलरी था मतलब वो आप उस 25 जमाने में इतना सैलरी मिला था आपको, आज से 5 साल? हाँ। 25 इन हैंड था। 25 इन हैंड था, मतलब 25 मेरा बेसिक था उस वक्त। उसके और ऊपर पर्क्स होंगे अलग धीरे धीरे अलग। थोड़ा सा जी, अच्छा। 3,60,000 के आसपास मुझे पूरा सीटीसी था। 12,000 के सैलरी पे जॉब मिली थी, और वो पैसा भी मुझे कॉन्ट्रैक्टर ने दिया ही नहीं, 2 ढाई महीने तक, उसके बाद जॉब से हटा दिया।
छोटा कॉन्ट्रैक्टर था एक्चुअली, तो उस बेचारे का मैं स्ट्रगल समझ सकता हूँ। और उसके बाद वो जो 25-30 हज़ार रुपये मेरे बने, वो लेने के लिए मुझे 6 महीने वेट करने पड़े थे। बट ठीक है। वहाँ तभी मुझे भी सेम फीलिंग थी यार, इतना कम मिल रहा है, 9 बजे शर्ट भीग गया पसीना से, कैसे सरवाइव करूंगा। पर आज 7 साल 8 साल बाद जर्नी देखता हूँ तो लगता है ठीक है, वहां से आदमी हो के आता है ना, तो पता चलता है वैल्यू रहेगा हमेशा सब चीज़ों का, सीख के आते हो आप। तो इंटरेस्टिंग जर्नी था यार, जब सेम क्वेश्चन अभी मेरे पास आता है ना, तो रिलेट कर पाता हूँ तुरंत कि बच्चे क्यों पूछ रहे हैं, कैसा पूछ रहे हैं। समझाता भी यही हूँ, इसलिए आपसे भी जाना अच्छा लगा। मुकेश जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके इस पॉडकास्ट में। और आपका ये जो भी इंसाइट्स आपने बताया, बच्चों को काफ़ी हेल्प करेगा। और आगे फिर कभी दूसरे पॉडकास्ट में आपसे वापस बात करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आके बच्चों के सामने मेरे एक्सपीरियंस को शेयर करने का मुझे मौका दिया। जी। उम्मीद करते हैं ओके, सबको थैंक्स मदद मुकेश जरूर भाई, मिलेगी बाय। इससे।